क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो यह जो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का, जिसे यूपी बोर्ड ने जारी किया था। और इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो चाहे वर्णनात्मक प्रश्न हो, यानी सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी OMR सीट पर OMR वाले प्रश्नों का आंसर फिल करना है, कैसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे उनको लिखना है। तो आप यहां पर देखोगे कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। कहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड परीक्षा में जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको कैसे लिखना है, आज के इस वीडियो में आप पूरी तरह से देखोगे, क्योंकि 16 फरवरी को है आपका बोर्ड एग्जाम। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप OMR सीट पर OMR सीट वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे फिल करेंगे और उत्तर पुस्तिका पर कैसे आप जो है प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है, आपको OMR जो मिलेगी उसमें आपको करना क्या क्या होगा। यहां पर आप देखेंगे जिले का कोड और जिले का नाम यहां पर आपको भरना होगा। यदि भरा हुआ होगा यानी छपा हुआ होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। और यहां पर आपको केंद्र का कोड लिखना होगा, यदि लिखा हुआ होगा तो आपको नहीं लिखना है। यहां पर आपको अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहां पर विषय का कोड, तो हिंदी विषय का कोड क्या है ये आप देख सकते हो, हिंदी विषय का कोड है 901। और इसके बाद विषय का नाम लिख देना है। फिर प्रश्न पत्र संख्या, तो यहां पर ये देख सकते हो ये है प्रश्न पत्र संख्या 801, तो यहां पर आपको प्रश्न पत्र संख्या डाल देना है। फिर इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं इस साइड में प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो यहां पर पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो यहां पर इस ब्रैकेट का पहला और दूसरा अक्षर आया यहां पर आप भर देंगे और उसी के अनुसार आप यहां पर गोला भी काला कर देंगे। इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं यानी हस्ताक्षर करने हैं। और हस्ताक्षर आप वैसे ही करिएगा जैसा आपके प्रवेश पत्र में हो, यानी जैसा आपने प्रवेश पत्र में किया है, चाहे हिंदी में हो तो हिंदी में करिएगा, अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में करिएगा। इसके बाद यहां पर भी आपको सेम वैसा ही प्रोसेस देखने को मिलेगा। जिले का कोड, जिले का नाम, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक और विषय का कोड, विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, वही मार्का सीरीज आपको यहां भी फिल करना है। और वही यानी उसी तरह से यहां भी आपको सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर अपने कर देने हैं। अब बारी आती है इनमें आप गोला कैसे भरोगे, यानी इन प्रश्नों का आंसर आप कैसे फिल करोगे। तो जैसे कि ये है पेपर, और इस पेपर में जैसे कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का होगा पूर्णांक 70 अंकों का। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और बा में। खंड आ में जो आएंगे प्रश्न होंगे बहुविकल्पी और जिनकी संख्या होगी 20 और जिनका आंसर आपको OMR सीट पर फिल करना होगा। यहां आप देख सकते हो OMR सीट का नमूना, यहां पर आप देख सकते हैं ऐसी ही OMR सीट आपको मिलने वाली है 16 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप देख सकते हो, इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है कि OMR वाले जो प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा प्रत्येक विषय में। तो मेरा मानना है कि यदि आपको OMR वाले सभी प्रश्नों का आंसर आता, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनका यदि आपको आंसर पता है, तो 15 मिनट बहुत हैं OMR सीट भरने के लिए। और सबसे जरूरी बात कि आप OMR सीट भरते समय बहुत ही मुख्य सावधानियों को बरतेंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। राइट आंसर क्या है, द्विवेदी युग के। और OMR में A, B, C और D ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहां पर दूसरा वाली, पहले का दूसरा सही है तो दूसरा वाला, तीसरा सही है तो तीसरा वाला, चौथा सही है तो चौथा, पहला सही है तो पहला, जो भी सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। काले पेन से, जेल पेन आप नहीं ले जाएंगे, डॉट बॉल पॉइंट पेन आपके पास
होना चाहिए। तो यहां पर पहले का कौन सा सही है, दूसरा सही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा सही है, इसलिए दूसरा वाला गोला भर दिया जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है, पहला सही है, तो यहां पर राइट आंसर पहला है, तो दूसरे का यहां पर पहला वाला गोला काला कर दिया गया है। गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, इसमें भी पहला सही है, तो तीसरे का भी पहला यहां पर गोला काला कर दिया है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक यहां पर दूसरा सही है, तो चौथे का कौन सा, चौथे का यहां पर बी वाला गोला काला कर दिया गया है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5वां, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यह जो है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, तो 5वें का भी दूसरा वाला गोला यहां पर काला कर दिया गया है। इसके बाद यहां पर छठा प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, और यह किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, तो यहां पर पहला सही है, तो 6 का यहां पर पहला वाला गोला काला कर दिया गया। 7वां प्रश्न है यहां पर मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश ये तीनों ही रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं, तो यहां पर 7वें का तीसरा है सही, तो 7वें का यहां पर तीसरा वाला यानी सी वाला गोला काला किया गया। इसके बाद है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न, भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, यानी 8 का कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है, तो 8 का दूसरा गोला काला किया गया। इसके बाद यहां पर 9 वाला प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 1843 से अब तक, यानी पहला सही है, तो 9 का कौन सा, 9 का पहला वाला गोला काला कर दिया गया। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 10 है, मतिराम किस युग के कवि हैं, तो मतिराम आदि काल के कवि तो है नहीं, रीति काल के कवि हैं, तो 10वें का चौथा सही है, तो 10वें का यहां पर चौथा वाला गोला काला किया गया। अब इसके बाद बारी आती है प्रश्न संख्या 11, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड ने इस मॉडल को लॉन्च किया था यानी जारी किया था, तो यहां से प्रश्न तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। प्रश्न संख्या 11 क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हास है, और शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो यहां पर 11वें का यहां पर कौन सा सही है, हास यानी तीसरा सही है, तो तीसरा वाला गोला सी वाला काला किया गया। फिर यहां पर 12वां प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनोज नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर आप देखेंगे लिखा है उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यहां पर 12वें का दूसरा वाला गोला काला किया गया। प्रश्न अगला है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। यहां पर आप देखेंगे 13वें का तीसरा यानी 13वें का सी वाला गोला काला किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर चौथा वाला ऑप्शन सही है, तो 14वें वाले प्रश्न का यहां पर आप ध्यान दीजिएगा चौथा सही है, इसलिए 14वें का यहां पर डी वाला गोला काला किया गया। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, 15वें का यहां पर ए वाला गोला काला किया गया। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है, तो पीतांबर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि है, तो यहां पर 16वें का कौन सा सी वाला गोला काला किया गया। यहां पर 17वां प्रश्न है, आशु का तत्सम रूप क्या है, अश्रु है, तो यहां पर 17वें का पहला वाला गोला यहां पर काला किया गया। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि यड़ संधि का सूत्र क्या है, यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़च है, यानी 18 का यहां पर कौन सा तीसरा सही है, तो सी वाला। और इसके बाद है 19 फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, खष्टी विभक्ति एक वचन है, तो यहां पर आप देखेंगे कौन सा सही है, 19 का पहला सही है, तो यहां पर पहला वाला गोला काला किया गया। 20वां प्रश्न है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर 20 का दूसरा वाला गोला काला किया गया है। तो जो भी प्रश्न होगा और उसका जो भी आंसर सही होगा उसी के आधार पर आपको OMR शीट को फिल कर देना है, और इसी
उसी के अनुसार जैसे यहां पर आपने गोला भर दिया, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे यहां भी आपको भरना है। जैसे मान लीजिए पहले में बी वाला सही है तो बी, दूसरे में ए सही तो ए, तीसरे में ए सही तो ए, इसी तरह से आपको पूरे गोले ये भर देने हैं। पांचवें में कौन सा सही है, बी सही है, तो यहां पर चौथे में कौन सा सही है, चौथे में बी सही है तो बी लिख देना है, और पांचवें में भी बी सही है, बी लिख देना है। जो भी सही होगा उसी के अनुसार क्रमशः आपको 20 का ऑप्शन यहां पर लिख देना है। फिर इसके बाद बारी आती है वर्णनात्मक प्रश्नों की, जो कि यहां से स्टार्ट होते हैं खंड बा में, और इसको आप कैसे लिखेंगे, यानी इस तरह के प्रश्नों का आंसर आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले बारी आती है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका का जो पहला प्रश्न है इसे आप कैसे भरेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहां पर आपको अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो इस तरीके से जो भी आपका रोल नंबर होगा यहां पर आप अंकों में लिखेंगे। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो जैसे यहां पर है 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 लिख दिया, 6 है तो यहां पर 6, और 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, और 0 है तो 0। जैसा भी आपका रोल नंबर होगा उसी के अनुसार आपको यहां पर कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है। फिर विषय हिंदी विषय है, और प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र। संकेतांक क्या है, तो जैसे कि संकेतांक यहां लिखा होगा, आप जब पेपर आपको मिलेगा तो ये जो है यही है पेपर का संकेतांक, इसे ही आपको इस तरह के बॉक्स में फिल कर देना है, वैसे ही जो भी लिखा होगा। इसके बाद यहां पर परीक्षा का दिन क्या है, तो बृहस्पतिवार को आपका पहला पेपर है, हिंदी विषय का पेपर है। परीक्षा तिथि एवं पाली, यहां पर आपको डेट डालनी है 16/2/2023, और प्रथम पाली में आपके सारे पेपर होंगे जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। और यहां पर केंद्र का नाम आपका, यानी जहां आप परीक्षा दे रहे होंगे, तो उदाहरण के लिए आदर्श इंटर कॉलेज, और इसके बाद नीचे आपको कुछ भी नहीं फिल करना, यहां कक्ष निरीक्षक भरेंगे, और यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहां से है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा में, और यहां से आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो यहां पर जो है पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको इसी गद्यांश पर आधारित तीनों ही प्रश्नों का उत्तर करके बताऊंगा कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है। गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है खंड बा, और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1, और इसके बाद आप यहां पर भी 1 नंबर डाल देंगे, और यहां संकेत हेडिंग जरूर डाल देंगे। और संकेत में आपको क्या लिखना है, जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिख रहे हैं या जिस भी गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने जा रहे हैं, उस गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को ऐसे ही लिखना होगा आपको, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा। फिर इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख देना। में संकलित पाठ का नाम क्या है, मित्रता नामक पाठ से है, क्योंकि यहां पर मित्रता साफ साफ लिखा है इस गद्यांश में, तो मित्रता नामक पाठ से है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो लेखक का नाम भी आप काले पेन से ही लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कह रहा है प्रश्न गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है क्या, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो क्या हो जाएगी व्याख्या इसकी, इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर नंबर आपने डाल ही दिया, यहां पर आप 1 का दूसरा हेडिंग डाल देंगे, और हेडिंग रहेगी क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। हो जाएगी व्याख्या कुछ इस तरह से कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि में समरूपता आवश्यक नहीं होती। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं।
इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो गद्यांश में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति होता है वह बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसे ही आपको व्याख्या लिखनी है और ऐसे ही आपको जो है प्रश्नों का आंसर लिखना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हो दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर जो पहला पद्यांश है इसका आपको जो है इसके नीचे जो दिए गए हैं प्रश्न इसका आंसर बताने वाला हूं। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 और संकेत के रूप में आप जिस भी पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने जा रहे हैं उस पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख देना है। फिर हेडिंग डालना है संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख देना, में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम आप काले पेन से लिख देना और इसके रचयिता सूरदास जी हैं, रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आपको डाल देनी है और रेखांकित अंश क्या है, इसमें बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि उपर्युक्त पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार है, दोनों ही अलंकार हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में भी पद्यांश है लेकिन आपको अथवा वाले का आंसर नहीं लिखना है। आप यहाँ पर जब देखेंगे तीसरा प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गद्यांश हैं, आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे यहां से। तो पहला है यहां पर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, मान लीजिए आप इसका आंसर लिखने जा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 3 और संकेत के रूप में आपको गद्यांश के संस्कृत खंड के गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को ऐसे ही लिख लेना है जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है। फिर हेडिंग डाली है संदर्भ। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना, संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। फिर पाठ का नाम किस पाठ से है, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, इसका आपको मैं हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, अर्थात हिंदी अनुवाद क्या होगा, इस तरीके से आप हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद और हिंदी अनुवाद हो क्या जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। और इसके बाद है यहां पर अगला प्रश्न चौथा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर जो दूसरा वाला है संस्कृत पद्यांश, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर इस तरीके से डाली जाएगी 4 अथवा, इस तरीके से 4 अथवा। जब आप अथवा वाले का उत्तर दे रहे हैं तो अथवा, यदि आप अथवा वाले का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 आप आसानी से लिख सकते हो। तो यहां पर आपको उस पद्यांश के यानी उस श्लोक को जो है शुरुआत के शब्दों को लिखना होगा और श्लोक के अंतिम के शब्दों को भी लिखना होगा, काले पेन से लिखना होगा। फिर आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना, के संस्कृत खंड
भी आप काले पेन से लिख देना के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, तो आप पाठ का नाम भी काले पेन से ही लिख देना। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि आगे आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यहां से आप देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालना है, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी का या कोई भी दुख का भागी ना बने या किसी भी प्रकार से दुख का भागीदार ना बने। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये श्लोक और इसका हिंदी अनुवाद। अगला प्रश्न है यहां पर, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न आएगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य से 2 हैं, यानी प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना होगा। तो मान लीजिए मुक्तदूत खंड काव्य के आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का फर्स्ट, और हेडिंग क्या रहेगी, महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण। इस तरीके से हेडिंग आपको डालकर लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखोगे। तो मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से आपको डालना है 6 का, और यहां पर तीसरे नंबर पर है तो तीसरा नंबर, दूसरे पर है तो दूसरा, या पहले पर है तो पहला, और 6 का यहां भी डाल देंगे जयशंकर प्रसाद। इस तरह से हेडिंग डाली जाएगी, किसी लेखक का हो किसी भी कवि का हो, अच्छे से आप हेडिंग डालकर जीवन परिचय लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जीवन परिचय इस तरीके से हेडिंग डाल देना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो बिंदु मैंने काले पेन से लिखे हैं आप काले पेन से ही लिखिएगा। इनके पिता श्रीदेवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ, यानी प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ कहाँ हुआ, घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त कर ली और कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा के कारण, जिसे टीबी भी कहा जाता है, इनका जो है यानी प्रसाद जी का देहांत कब हो गया, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है जैसा आपने याद किया है जिस भी बुक से। यदि आपको अच्छे से याद है तो आप वही उसी तरीके से लिख देना और साथ ही आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर पहला है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इनकी रचना का नाम क्या है, आंसू, क्योंकि आपको रचना का भी तो नाम लिखना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक यानी उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर आप देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, और यहां पर 6 खा यहां भी पहला है क्योंकि पहले नंबर पर है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। यहां पर आप देख सकते हो तो पहला नंबर डालने के बाद गोस्वामी तुलसीदास मैंने लिख दिया। अब इनका जीवन परिचय हेडिंग डाल दी। अब जो है लिखना क्या है, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को
मानते हैं। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अनुभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर हो गई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उन्हें आपको काले पेन से लिखना है। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस सबको पता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में 2 श्लोक आए हैं और इन्हें आपको नहीं लिखना है प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में। इसके अतिरिक्त आपको अन्य श्लोक लिख देना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 और श्लोक क्या मैंने यहां पर लिखा? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर, क्योंकि यहां पर 4 प्रश्न आएंगे और मिलेंगे आपको 4 नंबर, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कौन से प्रश्न का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर दूसरा है प्रश्न पुरु राजा का आसीत और तीसरा प्रश्न है यहां पर चंद्रशेखरा कह आसीत। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 8 यहां पर मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद यहां पर मैंने तीसरे वाला और दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है। दूसरा प्रश्न था पुरु राजा का आसीत, उत्तर हो जाएगा पुरु राजा एकः भारत वीरा आसीत। और तीसरा है यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखरा एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इस बार आपको निबंध लिखने पर 9 नंबर मिलेंगे। कितने? 9 नंबर मिलेंगे। और आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी सहपाठियों में भी वीडियो शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों 16 फरवरी को है हिंदी विषय का पेपर और उससे पहले मैं आपको कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। और आज शाम को मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आने वाला हूं। आप शाम को आप जरूर देखिएगा। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।